आपके हाथ में 3 कॉइन्स हैं और आप उन्हें एक साथ उछाल देते हैं। रिजल्ट आता है हेड, टेल, हेड। इस रिजल्ट को गौर से देखिए। ये एक मैसी सी चीज है। ना इसे फॉर्मूला में डाला जा सकता है, ना इसका एवरेज निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना पूछें कि कितने हेड्स आए, तो जवाब आता है 2। बस एक अकेला नंबर। ये छोटा सा काम पूरे आउटकम को एक नंबर में बदल देना पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी की नींव है। गेट डा में इसी से जुड़ा एक एमएसक्यू लगभग हर साल आता है, जिसमें सीडीएफ के बारे में स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और पूछा जाता है कि कौन सी हमेशा सही है। आज वो सवाल आपको मुफ्त में मिलेगा। पहले पूरी लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि जब सब सामने हो तो कुछ छिपता नहीं। हर कॉइन के 2 नतीजे हैं, इसलिए कुल आउटकम्स बनते हैं 8। बाईं तरफ आउटकम, दाईं तरफ उसका नंबर, यानी हेड्स की गिनती। यही मैप बन रहा है। पहला आउटकम टेल टेल टेल, एक भी हेड नहीं तो x बना 0। अगला हेड टेल टेल, एक हेड तो x बना 1। अब टेल हेड टेल, फिर एक ही हेड x, फिर 1। ध्यान दीजिए, आउटकम अलग, नंबर वही। टेल टेल हेड भी x को 1 ही देता है। अब हेड हेड टेल, 2 हेड्स तो x बना 2। हेड टेल हेड, फिर 2 हेड्स x, फिर 2, और टेल हेड हेड, ये भी 2, और आखिरी हेड हेड हेड, तीनों हेड्स तो x बना 3। मैप पूरा। हर आउटकम के सामने ठीक एक नंबर खड़ा है, और यही मैप ही रैंडम वेरिएबल कहलाता है। नाम में वेरिएबल लिखा है, पर असल में ये एक फंक्शन है। अब इसे नोटेशन में बांधते हैं, क्योंकि गेट की भाषा यही है। x एक फंक्शन है जो हर आउटकम को रियल नंबर की लाइन पर रख देता है। दूसरी बात जो आगे सबसे ज्यादा काम आएगी, x बराबर x लिखना असल में एक इवेंट लिखना है। जब हम कहते हैं x बराबर 2, तो मतलब है वो सारे आउटकम्स जिनका नंबर 2 है, यानी हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को छोटे p से लिखते हैं। p ऑफ x बराबर प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स x। यहां कैपिटल X पूरा रूल है और स्मॉल x उसकी कोई एक वैल्यू। ये फर्क स्टेटमेंट्स पढ़ते समय बहुत मायने रखता है। इसे साफ डेफिनेशन की शक्ल दे देते हैं। रैंडम वेरिएबल x वो रूल है जो हर आउटकम को ठीक एक नंबर देता है। एक आउटकम के लिए 2 अलग नंबर्स कभी नहीं। कैपिटल X उस रूल का नाम है, स्मॉल x उसकी कोई एक वैल्यू, और p ऑफ x बताती है कि उस वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी का कितना वजन रखा है। जब x की पॉसिबल वैल्यूज एक गिनी जा सकने वाली लिस्ट बनाती हैं, तब उसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, और उन मासेस की लिस्ट को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी पीएमएफ कहते हैं। आज का पूरा टॉपिक इसी डिस्क्रीट दुनिया में रहेगा। अब हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालिए। सारे 8 आउटकम्स बराबर लाइकली हैं, इसलिए काम सिर्फ गिनती का है। उस वैल्यू पर कितने आउटकम्स गिरे बटा 8। 0 हेड सिर्फ एक तरीके से आता है, तो उसकी मास है 1/8 यानी 0.125। 1 हेड 3 तरीकों से आता है, तो 3/8 यानी 0.375। 2 हेड्स भी 3 तरीकों से आते हैं, तो फिर से 0.375। ये पिक्चर सिमेट्रिक है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कॉइन फेयर है, और 3 हेड्स सिर्फ एक तरीके से, फिर 0.125। इन चारों हाइट्स को जोड़िए तो एग्जैक्टली 1 आता है। इसी पूरी पिक्चर का नाम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पीएमएफ को वैलिड होने के लिए सिर्फ 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं, और दोनों कॉमन सेंस हैं। पहली, कोई भी मास नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी, सारी मासेस जोड़ने पर एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही। इन्हीं से गेट का सबसे आम नेट बनता है। मान लीजिए टेबल में मासेस दी हैं के 2k, 2k और 3k। सब जोड़िए तो बनता है 8k। उसे 1 के बराबर रखिए तो k निकल आया 0.125। अब वापस रखकर मासेस पढ़िए, 0.125,
0.25, 0.25 और 0.375। जोड़ फिर से 1। यही आदत डालिए कि निकालने के बाद हमेशा वापस रखकर जोड़ जांचिए। यहां एक बंटवारा समझ लीजिए। बाईं तरफ देखिए, अलग अलग गोलियां, हर एक अपने खांचे में, और उनके बीच कुछ भी नहीं। यही डिस्क्रीट है। हेड्स की गिनती 0, 1, 2 या 3 हो सकती है, पर 1.5 हेड्स जैसी चीज होती ही नहीं। दाईं तरफ की पट्टी पर कोई खांचा नहीं, आप उसे कहीं भी छू सकते हैं। यही कंटिन्यूअस है, जैसे बस का वेटिंग टाइम। आज हम पूरी तरह बाईं तरफ रहेंगे। कंटिन्यूअस के लिए मास की जगह डेंसिटी चाहिए, वो अपनी बारी पर आएगी। अब पीएमएफ का साथी आता है और एग्जाम में मार्क्स ज्यादातर यही दिलाता है। पीएमएफ बताती है कि एक्स बिल्कुल इसी वैल्यू पर होने का चांस कितना है, पर सवाल अक्सर यह होता है कि एक्स इस वैल्यू पर या उससे नीचे कहीं भी होने का चांस कितना है। इसी को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, शॉर्ट में सीडीएफ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। निकालने का तरीका सीधा है, उस पॉइंट तक की सारी मासेस जोड़ दीजिए। एफ ऑफ एक्स एक रनिंग टोटल है और कुछ नहीं, और चूंकि सारी मासेस मिलकर 1 बनती है, एफ कभी 0 से नीचे और कभी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। ये छोटी सी बात एमएसक्यू में सीधे एक ऑप्शन तय कर देती है। अब वही कॉइन्स वाला एग्जाम्पल लेकर सीडीएफ हाथ से बनाते हैं। बाईं कॉलम में वैल्यूज, बीच में मासेस और दाईं कॉलम में रनिंग टोटल। यही तीनों एग्जाम की कॉपी पर हमेशा लिखने हैं। पहली रो, x बराबर 0, वहां मास है 0.125 और इससे नीचे कुछ है ही नहीं, तो f भी 0.125। दूसरी रो, x बराबर 1, मास 0.375। पिछले टोटल में जोड़िए तो f बना 0.5। तीसरी रो, x बराबर 2, फिर वही जुड़ा, f पहुंचा इस बीच 0.875, और आखिरी रो x बराबर 3। ब पॉइंट व्हेन चाइल्ड फिल दी, तो f बना एग्जैक्टली 1। ये 1 आना ही चाहिए था, वरना पीएमएफ गलत होती। ये आखिरी एंट्री हमेशा एक मुफ्त की जांच है। सीडीएफ की शक्ल को हमेशा एक सीढ़ी की तरह देखिए। ये तस्वीर पूरे टॉपिक को पकड़ लेती है। हर स्टेप एक फ्लैट हिस्सा है और उन फ्लैट हिस्सों के बीच अचानक ऊंचाई बदल जाती है। सीढ़ी चढ़ते हुए आप कभी नीचे नहीं जाते। यही नॉन डिक्रीजिंग होने का मतलब है। और सबसे जरूरी बात ये, जिस पल आपका पैर किसी स्टेप पर पड़ता है, आप उस स्टेप की ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं, नीचे वाली पर नहीं। इस एक वाक्य में राइट कंटिन्यूटी पूरी की पूरी छिपी है, और यही इस टॉपिक का असली इम्तिहान है। अब उसी टेबल को पिक्चर बना देते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x, वर्टिकल एक्सिस पर f ऑफ x। वर्टिकल एक्सिस 0 से शुरू होकर 1 पर खत्म होता है, क्योंकि f खुद एक प्रोबेबिलिटी है। और ये रही पूरी सीढ़ी। बहुत बाईं तरफ f बिल्कुल 0 है, क्योंकि वहां तक कोई मास जुड़ी ही नहीं। फिर हर वैल्यू पर एक छलांग, और छलांगों के बीच एकदम सपाट। पहली छलांग x बराबर 0 पर लगती है और उसकी ऊंचाई है 0.125, ठीक p ऑफ 0 जितनी। दूसरी छलांग 1 पर, ऊंचाई 0.375 और f पहुंच जाता है 0.5 पर। तीसरी छलांग 2 पर, फिर से 0.375 और f बना 0.875, और आखिरी छलांग 3 पर, ऊंचाई 0.125, f पहुंचा एग्जैक्टली 1, और आगे हमेशा 1 ही रहेगा। तो बातें गांठ बांध लीजिए। हर स्टेप की ऊंचाई ठीक उस वैल्यू की मास है, और स्टेप्स के बीच f बिल्कुल नहीं बदलता, क्योंकि वहां मास रखी ही नहीं है। अब सीढ़ी का सबसे नाजुक हिस्सा, और यहीं हर साल मार्क्स कटते हैं। x बराबर 2 वाली छलांग पर जूम कीजिए। f ऑफ 2 में 2 की अपनी मास पूरी शामिल है, इसलिए f ऑफ 2 बराबर 0.875। अब 2 से ठीक जरा सा पहले की वैल्यू देखिए, वहां f अभी भी 0.5 है, क्योंकि 2 वाली मास अभी जुड़ी ही नहीं। इन दोनों का अंतर लीजिए, 0.375
और यही ठीक P ऑफ 2 है, यानी किसी भी पॉइंट पर छलांग की ऊंचाई बिल्कुल उसी पॉइंट की मास होती है। CDF देकर PMF मांगी जाए तो बस हर छलांग नाप लीजिए। अब बीच वाली जगह F ऑफ 2.7 भी 0.875 ही है, क्योंकि 2 और 3 के बीच कोई मास रखी ही नहीं। इन सब से एक ही निष्कर्ष निकलता है, CDF राइट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं। जिस पॉइंट पर छलांग है वहां F ऊपर वाली वैल्यू ले चुका होता है। ये एक लाइन पूरे MSQ का जवाब बन जाती है। अब इस टॉपिक का सिग्नेचर ट्रैप साफ शब्दों में, पहला CDF राइट कंटिन्यूअस होती है, लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं फंसते हैं क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। दूसरा, F ऑफ X कभी नेगेटिव नहीं होता और कभी 1 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन 0 हो सकता है। इसलिए ये कहना कि CDF हमेशा पॉजिटिव होती है गलत है। तीसरा, किसी वैल्यू की मास मांगी जाए तो वो छलांग की ऊंचाई है, F खुद नहीं। और चौथा, X ग्रेटर देन और इक्वल टू A पूछा जाए तो A से ठीक पहले वाली F घटाइए, A पर वाली नहीं, वरना A की पूरी मास उड़ जाएगी। अब वो 3 आइडेंटिटीज जिनसे इस टॉपिक का हर न्यूमेरिकल निकल आता है। पहली, probability that X is greater than A and less than or equal to B बराबर F of B minus F of A। सोचिए क्यों? F of B में A तक की मास भी शामिल है, उसे घटा दीजिए, बीच वाला हिस्सा बच जाता है। दूसरी, अगर अभी अंदर चाहिए यानी X greater than or equal to A and less than or equal to B, तो F of B में से A से ठीक पहले वाली F घटाइए, तब A की मास अंदर रह जाती है। तीसरी, प्रोबेबिलिटी दैट X इज ग्रेटर देन A बराबर 1 माइनस F ऑफ A। इसलिए हर न्यूमेरिकल में पहले ये तय कीजिए कि कौन सा सिरा अंदर है और कौन सा बाहर। अब एक पूरा वर्कड एग्जाम्पल। एग्जाम के अंदाज में X की वैल्यूज हैं 0, 1, 2 और 3। मासेस हैं 0.1, 0.3, 0.4 और 0.2। जोड़ 1 आता है तो PMF वैलिड है। अब इसी लाइन पर हर पॉइंट की F लिख देते हैं, फिर कोई कैलकुलेशन बचेगी ही नहीं। 0 पर F है 0.1, 1 पर 0.1 और 0.3 मिलकर 0.4, 2 पर उसमें 0.4 और जुड़ा तो 0.8 और 3 पर पूरा 1। अब 3 सवाल निपटाइए। X greater than 1 and less than or equal to 3, यानी F of 3 minus F of 1 बराबर 0.6। अब वही सवाल नॉन स्ट्रिक्ट सिरे के साथ, X greater than or equal to 1 and less than or equal to 3। अब 1 की मास भी अंदर आएगी, इसलिए F of 3 minus F of 0 बराबर 0.9। सिर्फ एक निशान बदला और जवाब 0.3 से बदल गया। और तीसरा, X greater than or equal to 2 बराबर 1 minus F of 1 यानी 0.6। यहां F of 2 घटाते तो 2 की पूरी मास उड़ जाती और गलत 0.2 मिलता। अब उल्टी दिशा में चलना सीख लीजिए, क्योंकि गेट अक्सर CDF देकर PMF मांगती है। तस्वीर में एक सीधी लकड़ी सिर्फ एक स्टेप की ऊंचाई नापने के लिए खड़ी है। बस यही करना है। स्टेयरकेस दे दी जाए तो हर स्टेप की ऊंचाई नाप लीजिए, वही उस पॉइंट की मास है। जहां स्टेयरकेस सपाट है वहां मास 0 है, यानी वहां X गिरता ही नहीं। इसका गहरा मतलब यह है कि CDF पूरी डिस्ट्रीब्यूशन अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये दोनों एक ही चीज के 2 चेहरे हैं। अब असली गेट सवाल 2026 का क्वेश्चन 54। ये MSQ है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और एक भी गलत चुनने पर पूरे मार्क्स चले जाते हैं। दिया है कि X एक डिस्क्रीट वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF कैपिटल F ऑफ X है। पूछा है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है। ऑप्शन A कहता है F ऑफ X हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन है। ऑप्शन B कहता है F ऑफ X एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है।
ऑप्शन सी कहता है f ऑफ x में जंप डिसकंटिन्यूटी होती है और ऑप्शन डी कहता है f ऑफ x एक लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है। वीडियो यहीं रोकिए और चारों को अपनी स्टेयरकेस वाली पिक्चर पर खुद जांचिए। अंदाजे से मत चुनिए, अब एक एक करके जांचते हैं और हर बार सीढ़ी वाली पिक्चर ही जवाब देगी। चारों स्टेटमेंट सामने रखिए। ऑप्शन आ हमेशा पॉजिटिव, ये गलत है और यही इसका सबसे बड़ा जाल है। सीढ़ी की सबसे बाईं तरफ कोई मास जुड़ी ही नहीं, इसलिए F बिल्कुल 0 है। F नॉन नेगेटिव जरूर है, पॉजिटिव हमेशा नहीं। ऑप्शन बी नॉन डिक्रीजिंग, ये सही है क्योंकि हम सिर्फ नॉन नेगेटिव मासेस जोड़ते जा रहे हैं, तो रनिंग टोटल कभी घट ही नहीं सकता। ऑप्शन सी जंप डिसकंटिन्यूटी, ये भी सही है। X डिस्क्रीट है तो कम से कम एक वैल्यू पर पॉजिटिव मास रखी है और वहां F को छलांग लगानी ही पड़ेगी, इसीलिए ये सीढ़ी है, स्मूथ कर्व नहीं। ऑप्शन डी लेफ्ट कंटिन्यूअस, ये गलत है। CDF राइट कंटिन्यूअस होती है, तो ऑफिशियल आंसर है बी और सी, और हमारा जवाब उससे मिलता है। सीख, हर ऑप्शन अपनी पिक्चर पर रख कर देखिए, याद की हुई लाइन पर नहीं। एग्जाम में इस टॉपिक को संभालने का एक साफ तरीका, जैसे ही किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सवाल दिखे, कुछ भी सोचने से पहले एक छोटी सी टेबल बना लीजिए। ऊपर वैल्यूज, नीचे मासेस और सबसे नीचे रनिंग टोटल। इसमें मुश्किल से 20 सेकंड्स लगते हैं और उसके बाद हर सवाल सिर्फ पढ़कर निकल आता है। यही टेबल आगे एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस में भी काम आएगी। और हर बार सबसे पहले मासेस का जोड़ जांचिए। समेटते हैं, रैंडम वेरिएबल एक रूल है जो हर आउटकम को ठीक एक नंबर में बदल देता है। नाम वेरिएबल है, काम फंक्शन का। PMF हर वैल्यू पर रखा वजन बताती है, हर मास नॉन नेगेटिव हो और जोड़ एग्जैक्टली 1 हो। CDF उन्हीं मासेस का रनिंग टोटल है और डिस्क्रीट केस में ये एक स्टेयरकेस बनाता है। किसी भी पॉइंट पर छलांग की ऊंचाई ठीक उस पॉइंट की मास होती है, इसलिए CDF से PMF वापस निकाली जा सकती है। CDF हमेशा नॉन डिक्रीजिंग और राइट कंटिन्यूअस होती है और 1 से ऊपर कभी नहीं जाती। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए।